नमस्कार साथियों, मैं सावय सिंह एक बार पुनः एलवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध चैप्टर अरबों व तुर्कों के आक्रमण पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर साथियों हमने अरब आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ लिया था। स्पेशली हमने मोहम्मद बिन कासिम, शुबुक्तगिन और अल्पतगिन के बारे में सविस्तार जानकारी ले ली। आज हम पढ़ने वाले हैं तुर्क आक्रमणकारी के बारे में। तुर्क आक्रमणकारी कौन सा प्रसिद्ध हुआ था, वो कहाँ का रहने वाला था, उसके पिता का क्या नाम बताया जाता है, उसका कार्यकाल क्या बताया जाता है, उसके दरबारी विद्वान कौन कौन से बताए जाते हैं, उसने भारत के ऊपर टोटल कितने आक्रमण किए हैं, इसकी विस्तृत रूप से हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी जब हम शुरू करते हैं तो इसके अंदर सबसे प्रसिद्ध एक चावा नाम सामने आता है जिसे मोहम्मद गजनवी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गजनवी जो गजनी का शासक बना और इसका अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 998 ईस्वी से लगाकर 1030 ईस्वी तक इसने शासन किया है। इसका शासनकाल देखने को मिलता है जिसमें सर्वाधिक उसकी जो जीवन वृत्तांत है वो किसी न किसी युद्ध से जुड़ा रहा और इसने सर्वाधिक जो अपने कार्यकाल के दौरान है 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किए। अब भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए, यह किस इतिहासकार ने बताया, किस इतिहासकार के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और 17 आक्रमण जो हैं इनमें सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण कौन कौन से बताए जाते हैं इनके बारे में सविस्तार जानकारी लेंगे। साथ ही यह हम जरूर जानेंगे कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत के ऊपर जो आक्रमण किए गए हैं उनका उद्देश्य क्या बताया जाता है, आक्रमणों के पीछे मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य क्या बताया जाता है, इसकी भी बात करेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी का शासनकाल हमें देखने को मिलता है 998 ईस्वी से लगाकर 930 ईस्वी। लेकिन अगर इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम जान लेते हैं इनके पिता का नाम। तो पिता का नाम बताया जाता है शुबुक्तगिन। क्या नाम बताया जाता है? शुबुक्तगिन जो इनके पिता का नाम बताया जाता है। जो मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी की राजगद्दी पर बैठा और इसने जिस वंश की स्थापना की इसे यामीनी वंश के नाम से जाना जाता है। यामीनी वंश का शासक सुल्तान मोहम्मद गजनवी कहलाता है और इतिहासकारों ने इसके बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं इनमें मोहम्मद गजनवी को एक न्यायप्रिय शासक भी बताया जाता है। बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी की उपाधियों के बारे में जो कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो मोहम्मद गजनवी की जो उपाधियां देखने को मिलती हैं इनमें सबसे पहले जो उपाधि देखने को मिलती हैं वो है आपके यामीन उद दौला। यामीन उद दौला का अर्थ क्या होता है तो सुनिए आप, यामीन उद दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ होता है यामीन उद दौला का अर्थ। और दूसरी जो इन्होंने उपाधि धारण की है वह यामीन उद मिल्कात। पहले यामीन उद दौला और दूसरी यामीन उद मिल्कात, इनकी दो उपाधियां हमें देखने को मिलती हैं। पहले का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिनी हाथ और यामीन उद मिल्कात का अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। और ये दोनों उपाधियां किसके द्वारा मोहम्मद गजनवी को दी गई थी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोनों उपाधियां जिसके अंदर यामीन उद दौला और यामीन उद मिल्कात दोनों उपाधियां यह खलीफा अल कादिर बिलाह के द्वारा किसको दी गई थी? मोहम्मद गजनवी को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी वह पहला सुल्तान था, पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है। तो साथियों, मैंने पहले भी बताया कि भारतीय इतिहास के अंदर जब हम मिडवेवल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सल्तनत काल के अंदर शासक के द्वारा जो उपाधि बड़े पैमाने पर अंगीकार की जाती थी वह थी सुल्तान। और बात मुगल काल की करें तो मुगल काल के अंदर शासक बादशाह उपाधि अंगीकार करता था। तो सल्तनत काल में सुल्तान और मुगल काल में बादशाह कहलाता था। लेकिन यह सुल्तान उपाधि का जो रिवाज शुरू करने वाला जो बताया जाता है उसे मोहम्मद गजनवी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी जो है इसने बहुत सारे एरियो के ऊपर आक्रमण किया, क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण किया और जीता भी था। और इनका प्रमुख उद्देश्य बताया जाता है धन की प्राप्ति। क्या बताया जाता है? धन की प्राप्ति। और इसके अंदर भारत से संबंधित अगर उनके आक्रमणों के उद्देश्य देखें हम तो छठा जो आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर उसके अंदर मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य और झलकता है कि उसे मूर्ति भंजक के रूप में भी दर्शाया जाता है। उसने बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था।
तो जिस क्षेत्र के अंदर आक्रमण करने जाता था वहां से अनेक अनेक बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को और नवयुवकों को वो गुलाम भी बनाकर लेकर आता था पकड़कर, और साथ में जिस क्षेत्र के ऊपर आक्रमण करता था वहां से प्रसिद्ध विद्वानों को भी वो पकड़कर अपनी टोली में शामिल कर लेता था। तो इनके दरबारी जो विद्वान हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो सुनिए आप। मोहम्मद गजनवी के जो दरबारी विद्वान हैं उसके अंदर सर्वप्रथम नाम आता है आपके उत्बी का। नाम उत्बी का आता, तो उत्बी का जो ग्रंथ है वो किस प्रकार से ग्रंथ बताया जाता, कौन सा नाम बताया जाता, ग्रंथ की रचना किसने की थी, उत्बी जो बताया जाता है। तो सुनिए आप, उत्बी के द्वारा जो ग्रंथ की रचना की गई है उसे किताब उल यामिनी के नाम से जाना जाता, अर्थात यामिनी वंश की सर्वाधिक जो ऐतिहासिक जानकारी है वो उत्बी ने लिखी थी। और दूसरा जो ग्रंथ देखने को मिलता है उसका नाम है आपके शाहनामा। शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की, फिरदौसी ने। किसने की थी, फिरदौसी ने। अब शाहनामा ग्रंथ जो है ये क्यों प्रसिद्ध हुआ था, जगत विख्यात क्यों हुआ था, तो सुनिए आप। शाहनामा जो ग्रंथ है इसे अफगानिस्तान की महाभारत कहा जाता है। अफगानिस्तान की महाभारत अर्थात अफगानिस्तान के अंदर आपाधापी, जो राजनीतिक आपाधापी है, इसके अंदर जितने भी वंश एक दूसरे से स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं उनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमें शाहनामा के अंदर पढ़ने को मिलती है, जिसे अफगानिस्तान की महाभारत भी कहा जाता है और इसके रचनाकार का नाम फिरदौसी बताया जाता है। लेकिन सर्व प्रसिद्ध जो मोहम्मद गजनवी के दरबार की शोभा कहलाता है उसे अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। अल बरूनी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान बताया जाता है अल बरूनी। इसे अनेक अनेक भाषाओं का भी यह जानकार बताया जाता है। शास्त्रवाद या शास्त्रों के मामले में बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान कहलाता है, जिसे गणित का, संस्कृत का, ज्योतिष का आदि बहुत ही बड़ा इसे जानकारी प्राप्त था। बात अल बरूनी की करें तो अल बरूनी से संबंधित जो ऐतिहासिक साक्ष्य है आपके सामने रखे जाते हैं। इनमें सवाल जो अक्सर पूछे गए, इनसे जन्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद गजनवी के दरबार की शोभा या विद्वान अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। मोहम्मद गजनवी के दरबारी विद्वान अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वारिज्म में हुआ था। और अगर इसका वास्तविक नाम पूछ लिया जाए आपसे तो वास्तविक नाम बताया जाता है अबू रहमान मोहम्मद। अबू रहमान मोहम्मद वास्तविक नाम देखने को मिलता है अल बरूनी का। और अल बरूनी ने भारत में रहते हुए, कहाँ रहते हुए, भारत में रहते हुए 20 पुस्तकों की रचना की। हर आक्रमण के समय ये भारत के अंदर उपस्थित हुआ था मोहम्मद गजनवी की सेना के साथ में। तो सुनिए आप, भारत में रहते हुए उसने 20 पुस्तकों की रचना की। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन जैसी जो सबसे वास्तविक जानकारी निकलकर सामने आती है अल बरूनी के बारे में कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन कहलाता है, तो नाम आता है अल बरूनी का। अगर साथियों पुराणों का अर्थ पूछ ले तो पुराणों का अर्थ बताया जाता है आख्यान। सबसे प्रसिद्ध प्राचीन जो पुराण बताया जाता है उसे मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो नाम आता है अल बरूनी, जो मोहम्मद गजनवी के दरबार का विद्वान बताया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विद्वस्ता अर्थात विद्वान जो बना है मोहम्मद गजनवी के दरबार का, इसमें कौन कौन सी विद्वता पाई जाती थी, तो सुनिए आप। गणित के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्री के क्षेत्र में, ज्योतिष के बारे में भी इसने बहुत सारी जानकारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से दी। साथ ही संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान कहलाता है आपके अल बरूनी, जो भारत के अंदर आते ही भारत के ब्राह्मणों से संपर्क करके उसने संस्कृत का गहन विश्लेषण किया, ग्रंथ संस्कृत सीखी और संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान भी बना। आगे बढ़ते हैं कि अल बरूनी जो है इसके प्रसिद्ध ग्रंथ हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो अल बरूनी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है तहकीकात ए हिंद। तहकीकात ए हिंद, जिसका दूसरा नाम किताबुल हिंद। इसका अर्थ क्या होता है, हिंदुस्तान की वास्तविकता। यह ग्रंथ कब लिखा गया,
तो अल बरूनी के द्वारा तहकीकात है हिंद या किताबुल हिंद जो ग्रंथ है यह 11वीं सदी के अंदर लिखा गया, जिसमें 80 अध्याय देखने को मिलते हैं। कितने अध्याय? 80 अध्याय देखने को मिलते हैं। हर एक लाइन आपके लिए एक सवाल खड़ा करती है जो कई सारे विभिन्न कॉम्पिटिशन के माध्यम से अवश्य पूछे गए, ध्यान रहे। प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में बात कर लिए हैं तो अल बरूनी के ग्रंथ तहकीकात की अगर रूपांतरण की बात करें तो रूपांतरण जो अंग्रेजी के माध्यम से हुआ, अंग्रेजी भाषा के अंदर तहकीकात हिंद ग्रंथ का जो रूपांतरण हुआ ये किसके द्वारा किया गया था? तो नाम आता है शाचाऊ के द्वारा इसका रूपांतरण किया गया है अंग्रेजी भाषा के अंदर। और अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी के अंदर इस ग्रंथ का जो रूपांतरण किया गया है वो रजनीकांत नामक एक प्रसिद्ध रचनाकार के द्वारा इसका रूपांतरण किया गया था। और लगभग 6वीं शताब्दी के अंदर हिंद के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है हिंदू शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए लोगों के लिए रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था, उन लोगों के लिए अल बरूनी ने कौन से शब्द प्रस्तुत किए हैं? तो सुनिए आप, सिंधु नदी जो बताई जाती हैं कि पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अल बरूनी ने जो शब्द यूज किया है, यहाँ के निवासियों को अल हिंदी कहा है। क्या कहा है? अल हिंदी कहा है। और इनको तुर्कों ने कालांतर में हिंदुओं के स्थान पर हिंदुस्तान अर्थात यहाँ की भाषा। तो सुनिए आप, अल बरूनी के अनुसार जो भारत के अंदर जो नामकरण सामने आया है तो सिंध जो है अर्थात मैंने पहले बता दिया कि सा का उच्चारण ह से किया जाता था, अर्थात ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब उत्तर और पश्चिम के मध्य से जो जितने भी आक्रमणकारी आए हैं या बात कर लीजिए आप अरब या तुर्कों के बारे में, तो ये लोग क्या करते थे कि स का उच्चारण ह से करते थे। तो सिंध प्रदेश है तो सिंध प्रदेश के लोगों को यहाँ पर क्या कहा? सिंध को क्या कहा गया? हिंद कहा गया, अर्थात इस क्षेत्र को क्या कहा गया? हिंद कहा गया। अगर बात करें यहाँ की भाषा की तो भाषा बनती है सिंधवी, तो स की जगह ह लिखेंगे हम तो बन जाएगा हिंदवी। क्या बन जाएगा? हिंदवी। और संपूर्ण क्षेत्र को किस नाम से इन्होंने पुकारा? तो संपूर्ण क्षेत्र जो है यह सिंधुस्तान कहलाया। और सिंधुस्तान के स की जगह ह का उच्चारण हम करेंगे तो यह हो जाएगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम अपने सामने आ जाता। और यह नाम जो सामने आया है किस विद्वान के कारण आया है? तो नाम आता है अल बरूनी। तो साथियों, हमने मोहम्मद गजनवी जो है इसकी प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी के संपूर्ण जो आक्रमण किया गया है भारत के ऊपर, उनका ब्यौरा लेने जा रहे हैं। तो मोहम्मद गजनवी के जो 17 आक्रमण किए गए थे उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए गए। हर एक आक्रमण की सटीकता से जो जानकारी देने वाले प्रमुख जो विद्वान बताए जाते हैं उनका नाम क्या बताया जाता है? सबसे प्रसिद्ध जो चावा इनका आक्रमण हुआ था, जो रक्तपात जन धन की हानि हुई थी भारत के अंदर, वह कौन सा आक्रमण इनका कहलाता है? और बाद में बात करेंगे कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम जो समय है वो किस प्रकार से बीता था, मृत्यु किस प्रकार की हुई थी, इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन कौन से बने थे, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो भारत के ऊपर जो 17 आक्रमण किए गए उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के बारे में। तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का काल जो देखने को मिलता है वो मिलता है 1000 ईस्वी से लगाकर 1027 ईस्वी तक। अपने क्षेत्र के अंदर साम्राज्य विस्तार करते हुए 17 बार भारत के ऊपर इसने अटैक किया था। 17 बार अटैक करने का जो जिक्र है यह किस इतिहासकार ने किया है? तो सुनिए आप, मोहम्मद गजनवी जो है इसके बारे में सर हेनरी एलियट की बात करें, सर हेनरी एलियट ने कहा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए, जिनका उद्देश्य बताया जाता है केवल और केवल धन प्राप्त अत्यधिक अर्थात ज्यादा से ज्यादा इस आक्रमणों के जरिए उसे स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं आदि प्राप्त हो, इसके उद्देश्य से उसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। और यह जिक्र करने वाला है सर हेनरी एलियट। आगे बढ़ते हैं, इनके प्रमुख जो इंपॉर्टेंट युद्ध जो बताए जाते हैं, आक्रमण जो बताए जाते हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी सामने निकल कर आएगी आपके। सुनिए आप, सबसे पहले बात कर लेते हैं
प्रथम आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर सर्वप्रथम जो पहला आक्रमण किया है यह किया गया 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदूशाही शासक जयपाल पर अटैक किया गया। किसके ऊपर? जयपाल पर अटैक किया गया। अगर साथियों पूछ ले कि पंजाब का प्राचीन नाम क्या है, तो पंजाब का प्राचीन नाम बताया जाता है मद्र देश। क्या बताया जाता है? मद्र देश के ऊपर यह अटैक किया गया था। हिंदूशाही शासक था जयपाल। अब जयपाल को इस आक्रमण के दौरान बचकर जान बचाकर भागना पड़ा था। और दूसरा जो आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में पुनः वापस अटैक किया जाता है जयपाल के ऊपर। जयपाल मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से परेशान होकर इसको और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। इसके कारण जयपाल जो है इसने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली है जयपाल ने। तो पहला आक्रमण हमने सविस्तार जानकारी के सहित पढ़ लिया। बात कर लेते हैं छठा आक्रमण। साथियों, छठा व 12वां आक्रमण स्पेशली मोहम्मद गजनवी ने एक तो धन लूटना और दूसरा मूर्ति भंजक अर्थात इस्लाम से इसका जुड़ाव कर सकते हो आप। इस्लाम धर्म को अत्यधिक दिशा में फैलाना, सुचारू रूप से इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के लिए भी इसका यह आक्रमण जाना जाता। सुनिए, छठा आक्रमण किया गया था 1008 से लगाकर 9 के मध्य। और इस युद्ध के अंदर जयपाल के पुत्र आनंद पाल को पराजित किया था मोहम्मद गौरी की सेना ने। आनंद पाल पर विजय हासिल की। बात कर लेते हैं 12वां आक्रमण जो देखने को मिलता है मोहम्मद गजनवी का, यह 1018 ईस्वी से लगाकर 19 ईस्वी के दरमियान ये अटैक किया गया था। स्पेशली मूर्तियों को तोड़ने के लिए अटैक किया गया था। और साथ ही बताया जाता है मथुरा और कन्नौज के ऊपर यह आक्रमण हुआ। मथुरा और कन्नौज के ऊपर यह आक्रमण हुआ क्योंकि मथुरा और कन्नौज के अंदर हिंदू देवी देवताओं के अनेक मंदिर देखे जाते हैं। इन मंदिरों के अंदर मूर्तियों को तोड़ने के उद्देश्य से यह आक्रमण किया गया था। अगर साथियों पूछ ले कि कन्नौज के ऊपर तत्कालीन कौन से वंश का शासन चल रहा था जिसमें मोहम्मद गजनवी ने अपना 12वां आक्रमण किया, तो कन्नौज के ऊपर शासन बताया जाता है प्रतिहार वंश का शासन बताया जाता है। प्रतिहार वंश का शासक जो है यह राज्य छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद में कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज, जिस पर जयचंद गहड़वाल के पिता चंद्रसेन जो बताया जाता है, इन्होंने कन्नौज के ऊपर गहड़वाल वंश की क्या रख दी? नींव रख दी है। आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी का 13वां आक्रमण। मोहम्मद गौरी का जो 13वां आक्रमण हुआ यह 1019 ईस्वी से लगाकर 20 ईस्वी के दरमियान यह आक्रमण देखने को मिलता है। चंदेल राजा विद्याधर ने कड़ी टक्कर दी है मोहम्मद गजनवी को और कड़ी टक्कर दी, साथ ही सफलतापूर्वक विरोध किया है मोहम्मद गजनवी की सेना का। और एकमात्र जो अटैक है मोहम्मद गजनवी का जो असफल कहलाता है वो 13वां आक्रमण कहलाता है। और विद्याधर जो शासक बताया जाता है चंदेल वंश का जो वो प्रादुर्भाव देखने को मिलता है वो बताया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। और चंदेल वंश शासक विद्याधर ने इसका सफल प्रतिरोध किया था, जिसके कारण गजनवी असफल रहा था। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आक्रमण देखने को मिलता है मोहम्मद गजनवी का, वह है आपके 16वां आक्रमण जो आपके 1025 ईस्वी के अंदर किया गया था। और 1025 ईस्वी के अंदर गुजरात के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर, जो धन धान्य से पूर्ण बताया जाता है। एरिया चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा चढ़ता था इस मंदिर के अंदर। इसके कारण, इस बात को नज़र रखते हुए और अत्यधिक लोभ के कारण मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी के अंदर सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक किया था। अब बात ये पूछी जाती है, सोमनाथ के अंदर जो शिवलिंग है
इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सोमनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग की जो स्थापना की गई है ये स्वयं चंद्रमा के द्वारा की गई, चंद्र भगवान के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब सोमनाथ मंदिर जो है यहाँ पर अटैक होता है 1025 ईस्वी में। यहाँ स्थित मंदिर में जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ने बहुत ही रिक्वेस्ट की मोहम्मद गजनवी को कि वो शिवलिंग को ना तोड़े, इसके लिए वो कितना भी धन लेना चाहे हम देने को तैयार है। तो ब्राह्मणों के द्वारा मोहम्मद गजनवी को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी गई, लेकिन मोहम्मद गजनवी ने आव देकर नताव रक्तपात करने का, रक्त रंजित धरती करने का आदेश दे दिया अपनी सेना को। लगभग 50,000 लोगों की ऑन स्पॉट इस युद्ध के अंदर हत्या कर दी गई। पूरी की पूरी धरती रक्त रंजित हो गई थी। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी मोहम्मद गजनवी। इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक हुआ है मोहम्मद गजनवी का 16वां अटैक, इस अटैक के दौरान शिवलिंग के टुकड़े करके मोहम्मद गजनवी अपने साथ में टुकड़ों को लेकर चला गया और अफगानिस्तान स्थित गजनवी ने गजनी स्थित अल जामी मस्जिद के जो स्टेप हैं उनके अंदर इन टुकड़ों को, मस्जिद में चढ़ने के लिए जो स्टेप हैं उन टुकड़ों को, सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को स्टेप के अंदर इनको लगवा दिया गया, ताकि हिंदू जो मंदिर है, शिवलिंग है, इसका जो ये हिंदुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह बताया जाता है शिवलिंग, उसका बुरा हाल हो सके और अपना इस्लाम धर्म जो है इसे यह रिप्रेजेंट कर सके। तो सोमनाथ मंदिर को भी साथ में जाते जाते ध्वस्त कर दिया। अब सोमनाथ मंदिर की अगर डिटेल पूछ ले साथियों तो सुनिए आप। जब सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके चला गया मोहम्मद गजनवी, तो इसके बाद में सोमनाथ मंदिर को पुनः राजकुमार पाल द्वारा इस मंदिर को पुनः निर्माण करवाया गया और कालांतर में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा भी इस मंदिर का निर्माण करवाया। और वर्तमान जो मंदिर हमें देखने को मिलता है गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है आपके द स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। तत्कालीन अभी जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्रियाकलापों के द्वारा यह मूर्ति निर्माण हुई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हमें देखने को मिलती है। तो इस मंदिर का वर्तमान निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका कार्य शुरू करवाया गया था। अब इतना सारा धन दौलत लूट कर वह वापस गजनी रवाना हुआ, तो इस लूटे हुए धन दौलत को भारतीय जाट शासकों ने इसके सेना के साथ में लूट खसोट कर दी। बहुत सारा माल इस सेना से लूट लिया गया और मोहम्मद गजनवी जो हैं कम सामान के साथ में, लूटे हुए धन के साथ में गजनी पहुंचा है। अब जाट जाति को मद्देनजर रखते हुए उसका 17वां अटैक भारत के ऊपर पुनः होने वाला, किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। और 1027 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी का 17वां अटैक हमें देखने को मिलता है। इस आक्रमण के अंदर जाटों के खिलाफ उनका विरोध सामने आता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी जिसने 17 बार भारत के ऊपर अटैक किया, अत्यधिक धन दौलत जो है वो लूट कर गजनी ले गया था। तो बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम काल वो किस प्रकार बीता और उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तो सुनिए साथियों, इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने अपने 17 बार अटैक के दौरान भारत से अत्यधिक धन संपदा हासिल की और बहुत सारा सोना जीता है। अब सोने को जीतकर वो गजनी पहुंचा है। गजनी पहुंचकर उसने महल के एक बहुत बड़े कमरे के अंदर सोने को रखा और सोने को देखते हुए ही वो दिन रात गुजरता हुआ था। तो उसने अपने आप को उसी कक्ष के अंदर स्थापित कर लिया जहां पर सोना पड़ा है। अब दिन रात वो वही उसी सोने को देखकर राजी होने लगा और इतिहासकार कहते हैं कि सोने को देखते देखते उसके ऊपर पागलपन का दौरा पड़ने लगा और वो एकांकी हो गया और उसी हालत में 1030 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और गजनवी या फिर जो यामिनी वंश जो हम पढ़ रहे हैं, इस वंश का अंतिम शासक जो देखने को मिलता है उसका नाम खुसरो मलिक बताया जाता है, जिसकी हत्या
मोहम्मद गोरी के द्वारा, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के द्वारा जिसकी हत्या कर दी जाती है। तो साथियों, आज हमने अरब व तुर्कों के आक्रमण, स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के बारे में। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों को पढ़ने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं तुर्क आक्रमणकारियों की श्रेणी के अंदर अगला जो इंपॉर्टेंट आक्रमणकारी जो देखने को मिलता है उसका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी बताया जाता है। ये किस वंश से संबंध रखने वाला बताया जाता है, इस वंश के संस्थापक को किस नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जो है इसके क्षेत्र का क्या क्या नाम देखने को मिलता है। मोहम्मद गोरी के संपूर्ण जो आक्रमण भारत के ऊपर होते हैं इनमें प्रमुख आक्रमण कौन कौन से होते हैं। मोहम्मद गोरी की भारत के अंदर प्रथम पराजय किस युद्ध के अंदर होती हैं। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी को कड़ी टक्कर देने वाला कौन होता है। मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत के अंदर दिल्ली को फतेह करने के बाद में कौन सी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया जाता है, इसके बारे में भी हम बड़े पैमाने पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही मोहम्मद गोरी की जो सेना बताई जाती है, बड़ी सेना बताई जाती है, लाव लश्कर युक्त सेना बताई जाती है, इसके प्रमुख 2 सेना नायक कौन कौन से बताई जाती हैं जो मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़े हैं सल्तनत काल के दौरान। तो आगे शुरू करने जा रहे हैं हम मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के बारे में। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जो बताया जाता है इसके वंश का नाम बताया जाता है संसबनी वंश। संसबनी वंश का शासक बताया जाता है शहाबुद्दीन गोरी। और पूछ ले कि संसबनी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो संसबनी वंश का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन हसन को। कुतुबुद्दीन हसन ने इस संसबनी वंश की स्थापना की। सवाल पूछ ले कि मोहम्मद गोरी किस प्रदेश से बिलोंग करने वाला था, तो मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश का रहने वाला था। गौर प्रदेश पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। और मोहम्मद गोरी का भारत के ऊपर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या बताया जाता है, तो सुनिए आप, मोहम्मद गोरी का भारत के ऊपर आक्रमण करने का उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना, भारतीय राजनीतिक स्थिति में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना, मुस्लिम साम्राज्य को भारत में खड़ा करना, यह मोहम्मद गोरी का सपना था जो उसने आक्रमण के तहत संजोया था। तो शुरू करने जा रहे हैं मोहम्मद गोरी के संपूर्ण आक्रमणों की जानकारी। बात कर लेते हैं सर्वप्रथम प्रथम आक्रमण की। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला जो आक्रमण है यह 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान को जीता, रक्त रंजित भूमि कर दी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हत्या की गई है मोहम्मद गोरी के द्वारा। और मुल्तान कहाँ पर पड़ता है, तो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ये पहला आक्रमण हो गया। इतना सा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ, बहुविकल्पी आंसरों के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। समय भी पूछा जा सकता है 1175 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं द्वितीय आक्रमण। मोहम्मद गोरी का दूसरा जो आक्रमण है बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार ये सवाल पूछा गया, ध्यान रहे, सुनिए आप। सन 1178 ईस्वी में गुजरात पर अटैक किया गया। अब गुजरात के ऊपर अटैक किया तो गुजरात के ऊपर तत्कालीन जो शासन कर रहे थे उसके वंश का नाम बताया जाता है चालुक्य वंश। साथियों, एक सवाल पूछा जाता है कि भारत के अंदर जैन धर्म को सबसे ज़्यादा संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, तो नाम आता है चालुक्य वंश। अगर पूछ ले आपसे कि बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया, तो नाम आता है पाल वंश। तो चालुक्य वंश के शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे और इस युद्ध को आबू का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1178 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर सफल प्रतिरोध किया गया था मूलराज द्वितीय और वीरांगना नायक देवी और मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी के दांत खट्टे कर दिए, भागने पर मजबूर कर दिया। और आबू का जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को पटकनी खानी पड़ी और भारत में मोहम्मद गोरी की सेना की जो प्रथम हार है, पराजय है, वह आबू के युद्ध की बताई जाती है, जो 1178 ईस्वी में की। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का बड़ा सपना था भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध स्थल दिल्ली को जीतने का सपना संजोते हुए उसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण या फिर दिल्ली की राजनीतिक स्थिति को यानी दिल्ली को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए सर्वप्रथम उसने सहारा लिया तराइन प्रथम युद्ध का। तराइन प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद
गौरी की सेनाएं आमने सामने हुई थी। तो सुनिए आप, पृथ्वीराज तृतीय का जिक्र तो अजयमेर या अजमेर के साथ में किया जाता है, तो दिल्ली से इनका नाम क्यों जुड़ा है? तो सुनिए आप, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जो हैं, इनका ननिहाल बताया जाता है दिल्ली। और ननिहाल जो तोमर वंश है, यहाँ पर इनका ननिहाल हुआ करता था। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो 11वीं सदी के अंदर दिल्ली की स्थापना करने वाला था अनंगपाल तोमर। चूंकि पृथ्वीराज तृतीय का ननिहाल होने के कारण यह इसे विरासत में मिली दिल्ली की राजगद्दी। और पृथ्वीराज तृतीय जो शासक बताया जाता है, राजपूत प्रसिद्ध वीर योद्धा बताया जाता है। इसकी कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत शासकों के साथ में एक मत नहीं हुआ। कभी भी राजपूत शासकों के साथ में उठक बैठक नहीं हुआ करती थी इनकी। राजपूत शासकों के ऊपर भी इनके आक्रमण देखने को मिलते, जैसे इन्होंने जयचंद गहड़वाल जो कन्नौज का शासक था, इसकी पुत्री संयोगिता का हरण करके इसके साथ में विवाह कर लिया, जिसके कारण जयचंद गहड़वाल जो हैं ये सफल प्रतिरोधक बन गया था पृथ्वीराज तृतीय का। अब पृथ्वीराज तृतीय है जिसने राजपूतों से भी कई सारे युद्ध जीते, जिसके कारण राजपूत जो हैं पृथ्वीराज तृतीय को देखना भी नहीं चाहते थे। स्वाभाविक सी बात है, इस मोहम्मद गौरी की सेना के साथ में जब उसका आमने सामने हुआ तो राजपूतों ने इनका सहयोग नहीं किया था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना के बीच में जो तराइन फर्तम का जो युद्ध होता है, ये 1191 ईस्वी के अंदर होता है। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरह से पराजित होता है। इतिहासकार कहते हैं मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से 6 बार असफल हुआ और भिक्षा मांगकर अपनी जान बचाकर भागा है। साथियों, यह पृथ्वीराज चौहान की बड़ी जीत कहलाती है, तराइन प्रथम युद्ध। लेकिन राजपूत सेना इस युद्ध के अंदर जीतने के बाद में अपनी टेंट शिविरा के अंदर आज इस विजय का जयघोष मनाने में व्यस्तित हो गई थी और उन्हें अंदेशा नहीं रहा कि मोहम्मद गौरी सेना संगठित करके वापस पुनः आक्रमण भी कर सकता है। साथियों, इस चैप्टर के साथ में राजपूत शासकों की कुछ कमियां भी मैं आपके सामने गिनाना चाहता हूं। जैसे राजपूत जो होते थे, इनकी 2 से 4 क्वालिटी देखने को मिलती है हमें। वो ये बताई जाती है कि सांझ ढले युद्ध नहीं करना, भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करना, बिना शस्त्र के कोई शत्रु लड़े तो उसे एक शस्त्र दे देना, या बिना शस्त्र शत्रु के ऊपर आक्रमण नहीं करना, सांझ डले युद्ध नहीं करना, शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए की रक्षा करना। ये राजपूतों की कुछ कमियां बताई जाती है, जिनका कूटनीतियों से अनैतिक लाभ उठाते हुए विपक्षी जो कट्टर शत्रु बताए जाते हैं, उन्होंने इन जो विशेषताओं का दुरुपयोग किया। इसी कंडीशन के अंदर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते तराइन द्वितीय युद्ध। अब मोहम्मद गौरी ने सेना संगठित की है। सेना संगठित करके उसने छल कपट का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज चौहान के साथ में अपना दूत भेजा कि हम आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहते हैं, हम आपसे मैत्री संबंध स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए हम आपसे संधि वार्ता करना चाहते हैं। अब संधि वार्ता के लिए आप बिना शस्त्र शास्त्र या फिर सैनिकों के आप हमसे आकर मुलाकात कीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने इनकी कही हुई बातों के ऊपर विश्वास कर लिया। पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र चंद्रबरदई के साथ में उनसे भेंट करने के लिए पहुंच गया, जहां पर उनको बंदी बना लिया गया। और इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की पहले हार हो जाती है, उसके बाद में इनको बंदी बना लिया जाता है। सवाल ये कई बार पूछा गया, सुनिए आप, कि मोहम्मद गौरी जो सेना संगठित करके आया था तराइन द्वितीय जो 1192 ईस्वी के अंदर युद्ध लड़ा जाता है, इसमें इसके प्रमुख सेनाध्यक्ष कौन कौन बताए जाते हैं? एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक बताया जाता है और दूसरे का नाम बख्तियार खिलजी बताए जाते हैं। दोनों ही बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी, इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो परिणाम द्वितीय युद्ध का यह हुआ, तराइन द्वितीय युद्ध का, कि मोहम्मद गौरी की सेना ने छल कपट का सहारा लिया और पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध के अंदर पराजित हुए। इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाया और अपने साथ में कहाँ ले गया? अपने साथ में गौर प्रदेश ले गया, अफगानिस्तान ले जाकर इसकी हत्या कर दी गई। और कई इतिहासकार कहते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके इसको मार डाला गया। लेकिन कई इतिहासकार ये कहते हैं, जैसे इनके जो मित्र बताए जाते हैं चंद्रबरदई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा गया है, इसमें ये वर्णित है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई?
शहाबुद्दीन गौरी की, लेकिन इतिहासकार इसका संपूर्ण रूप से खंडन करते हैं। तो साथियों, हमने तराइन द्वितीय युद्ध के बारे में डिटेल पढ़ ली। इसकी विस्तृत रूप से जो जानकारी है हम अजमेर का इतिहास पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का अगला जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है चंदावर के युद्ध के अंदर। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया है कन्नौज के ऊपर। साथियों, एक कहावत प्रचलित है कि दगा किसी का सगा नहीं। तो जयचंद गहड़वाल ने दगाबाजी की है राजपूतों के साथ में और जाकर मिला है गद्दार सेना के साथ में। तो मोहम्मद गौरी ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए सोचा कि जो दगा करता है वो किसी का सगा नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए और चूंकि कन्नौज को हथियाने के लिए 1194 ईस्वी के अंदर चंदावर का अटैक किया, जिसके अंदर जयचंद गहड़वाल की निर्णायक हार हो जाती हैं। साथियों, मोहम्मद गौरी जो हैं, इसने भारत के अंदर जो लूट खसोट की गई हैं उसके बाद में इनके जो प्रमुख रूप से जो युद्ध देखने को मिलता है, प्रथम आक्रमण, द्वितीय, तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय और चंदावर के युद्ध बहुत ही प्रचलित बताए जाते हैं। साथियों, एक और ऐतिहासिक जानकारी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को फतेह किया, पृथ्वीराज चौहान को ख़त्म किया है, उस समय दिल्ली में अपना राज्य स्थापित करने के बाद में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के अंदर दिल्ली से जिस मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया है उस मुद्रा का नाम दहलीवाल सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इसके सिक्के भी बहुत प्रचलित हुए। सिक्के के एक अक्ष पर लक्ष्मी का चित्र और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ सिक्का, जिसे दहलीवाल सिक्का कहा जाता, किसके द्वारा प्रचलन में लाया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा। अब मोहम्मद गौरी जो है भारत में अंतिम बार कब आया? मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में अंतिम बार भारत में आता है और उसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो मोहम्मद गौरी जो है इसकी हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर जाति के द्वारा, खोखर जाति के लुटेरों के द्वारा मोहम्मद गौरी की सेना के साथ में लूट खसोट करते हुए मोहम्मद गौरी को जान से मार दिया जाता है। अब मोहम्मद गौरी खत्म हो जाता है तो रोल अदा हो जाता है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो बात कर लेते हैं सर्वप्रथम हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सेना अध्यक्ष बताया जाता है, अपना नया वंश स्थापित करता है और वंश का नाम बताया जाता है गुलाम वंश। क्या नाम? गुलाम वंश नाम से नए वंश की स्थापना करता और यहीं से शुरू हो जाता है सल्तनत काल। और इस वंश का अन्य नाम अगर देखने को मिले तो इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं, इसे इलबरी वंश भी कहते हैं, इसे बलबनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के बाद में अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी इसने स्थापित की है दिल्ली। हालांकि अपना जो शासन है वो संचालित करता है लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से शासन संचालित करता है। दिल्ली की राजनीतिक स्थिति के ऊपर हावी हो जाता है गुलाम वंश और यहाँ से सल्तनत काल की शुरुआत मानी जाती है। इसके दूसरा जो प्रमुख सेनाध्यक्ष बताया जाता है नाम है आपके बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी ने अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया है पूर्वी भारत के ऊपर, अर्थात बंगाल और बिहार नामक जो क्षेत्र हैं पूर्वी भारत के अंदर, इनके ऊपर अटैक करने में बिजी हो जाता है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी के नाम दो प्रसिद्ध जो उनकी कुख्यातता का उदाहरण प्रस्तुत करती वह है कि भारत के अंदर प्राचीन जो विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं, जो आपके एक विक्रमशिला और दूसरा बताया जाता है नालंदा। नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बताया जाता है, उन दोनों को ध्वस्त किसने किया था, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, तो नाम आता है बख्तियार खिलजी। तो साथियों, हमने भारतीय इतिहास के चैप्टर अरबों व तुर्कों के आक्रमण के अंदर हमने सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम, अल्बतकिन, शुबुद्दीन और उसके बाद में मोहम्मद गजनवी और साथ में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पढ़ लिया। साथियों, हम अगले वीडियो के अंदर शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सल्तनत काल, और सल्तनत काल के अंदर हम प्रारंभिक जानकारी रखते हुए आपके सामने सर्वप्रमुख गुलाम वंश की ऐतिहासिक जानकारी लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।